नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है। अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ चुके चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्हें चाचा पशुपति पारस गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। वहीं चिराग ने पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा या विभीषण भरने का काम किया है। असली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी पार्टी के भीतर से उठी, वो अब आग बनकर धधक रही है। विरोधी धड़ा और पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और सियासत की सीधी लड़ाई सड़क तक आ गई है। पटना में ये हंगामा उस रामविलास पासवान की पार्टी के दफ्तर पर हो रहा है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान घर से ही उठे सियासी तापमान को नहीं भाप पाए और चाचा ने उन्हें अब पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। पहले चिराग को संसदीय दल के नेता के पद से हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। चिराग से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया तो उनके समर्थक इस अपमान को सह नहीं पाए और पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद आज चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में यहाँ अंदर घुस गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 सांसद हैं एलजेपी के, उनकी तस्वीरों को यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है। गुस्सा चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सभी सांसदों पर फूटा और पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सांसदों के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। अचानक से चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पहुंचे थोड़ी देर पहले और उन लोगों ने पार्टी दफ्तर के अंदर वो घुस गए। उसके बाद नारेबाजी की, चिराग पासवान के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद भी बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके जो तमाम 5 सांसद हैं पशुपति पारस के नेतृत्व में, जिन्होंने कह सकते हैं बगावत की है या जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो गई है, उनके फोटो को यहाँ पर जो है उस पर कालिख पोत दी गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, जब रामविलास पासवान जीवित थे तो शायद ही इस तरीके की तस्वीर कभी आपने देखी होगी, लेकिन उनके मृत्यु के 8 महीने के अंदर पार्टी का झगड़ा देखिए सड़कों पे आ गया है। कार्यकर्ता गुस्से में हैं और चिराग के खिलाफ इस साजिश के पीछे नीतीश कुमार का हाथ बता रहे हैं। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने, नीतीश कुमार ने जो काम किया है ललन सिंह का साथ लेकर के और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा या विभीषण भरने का काम किया है। बहुत दिल में हम लोगों को पीड़ा हुई है और जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय चिराग पासवान जी को, न कार्यकर्ता किसी देश में और न बिहार में माफ करने वाले हैं। दरअसल पासवान परिवार में यह हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा रविवार को दिल्ली में शुरू हुआ, जब पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ खुली बगावत कर दी। सांसदों की दलील है कि चिराग की अगुवाई में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा वो ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो गए। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता हैं, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। हम लोग, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम लोग साथ चुनाव लड़े थे 19 में, हम लोग जीते भी, तो हम लोग एनडीए के साथ काम करना चाह रहे हैं। चाचा भतीजा की जंग की स्क्रिप्ट तो उस समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया।
पशुपति पारस इस फैसले से आहत थे, तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। चिराग अपनों से घिरे तो कांग्रेस और आरजेडी इसे बड़े मौके के रूप में देखने लगी और चिराग को साथ आकर लड़ाई लड़ने की पेशकश कर दी। जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें, बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें और वो केंद्र की राजनीति करें। मैं समझता हूँ चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ किया है, ये वक्त का तकाजा है। उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। पार्टी में अकेले पड़ चुके चिराग पासवान अभी चुप हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी में उठे इस घमासान की परतें खोलेंगे। शायद तब ये सामने आ सके कि आखिर एलजेपी में चिराग के तख्ता पलट का असल सूत्रधार कौन है। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा महत्व होता है। वही चेहरा चुनाव में जीत दिलाता है जो प्रशंसा पाता है, और हार जाए तो अपने हिस्से आलोचनाएं लाता है। इसलिए चेहरों को लेकर हमेशा ही सोच समझकर चालें चली जाती है। इस बार भी यूपी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ सवाल उठने लगा है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। सीएम योगी के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी या फिर पीएम मोदी के नाम पर यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा, या केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा। चेहरों की सियासत गहराती जा रही है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि चेहरा क्या देखते हो। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है। कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। चेहरा, चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा रोल होता है। कई बार लड़ता कोई और है, चेहरा कोई और होता है। कोई चेहरा जो कई बार पलक झपकते युद्ध के नियम बदल देता है, युद्ध की चाल बदल देता है, जवाब बदल देता है, सवाल बदल देता है। चेहरा सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। चेहरा जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है और वही साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को साध कर चलता है। चेहरा राजनीति की वो तस्वीर जो रचता है पार्टी का इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है भविष्य। और अब इसी चेहरे को लेकर यूपी के सियासी रण में सारे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। और इस सियासी सिक्के के एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर है नरेंद्र मोदी। इनमें से किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी, फिलहाल ये कोई कहने को तैयार नहीं। अलबत्ता केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगाहें बोलती हैं बेतहाशा। बिन बोले सब बोल गए वो, बंद पड़े पट खोल गए वो। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है, और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सीएम योगी का नाम लेने से दूरी है, खुलकर डिप्टी सीएम कह ही नहीं पा रहे हैं, मगर दबे जुबान में कहते हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। 13 जून को भी योगी के नाम पर ऐसा ही बोलकर निकल गए थे। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं।
अच्छा और सुनिए, बीते दिनों आरएसएस और बीजेपी के मंथन के बाद जो बात सामने आई थी उसमें सबसे अहम था योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भी स्वीकार किया कि यूपी में योगी हैं तो जीत मुमकिन है। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के मन में चल क्या रहा है? क्या यूपी बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में वो अपना कद और बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के पाले में लाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने तब किया जब उन्हें यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तीनों चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी आला कमान के भरोसे पर खरे उतरे। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है और विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में है, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के वक्त तक चेहरे को लेकर गफलत यूं ही बनाए रख सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वर्ग के वोटर को साधना आसान होगा। संभव ये भी है कि पार्टी में अगर किसी तरह की खींचतान बढ़ी तो बीजेपी मोदी के चेहरे को ही केंद्र में रख सकती है, क्योंकि 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, लेकिन खुद केशव इस दावे से इनकार कर रहे हैं। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी यूपी की जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में आखिरी वक्त पर उसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा जिसका नाम जीत की गारंटी हो, वरना मोदी को ही केंद्र में रखकर चुनावी अभियान का पूरा खाका अगर खींचा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चेहरे कितने महत्वपूर्ण होते हैं उसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जिस चेहरे के दम पर बीएसपी के नेताओं ने चुनाव जीता और विधायक बने, उसी चेहरे से उनकी दूरी हो गई है। बीएसपी से निकाले गए विधायकों ने नया चेहरा चुनने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीएसपी विधायक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कल मिलने पहुंचे। माना यही जा रहा है कि बीएसपी के विधायक या तो अपना दल बनाएंगे या नया चेहरा चुनकर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले जाएंगे। कहा ना, चेहरा क्या देखते हो। शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश का चुनावी खेल। शुरू हो गई है बिसाते बिछाने की कवायदें, शुरू हो गई है चालें, शुरू हो गई है मोहरों की महाभारत। पहली चाल चली है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। ये चाल कितनी कमाल करेगी और किसे निढाल करेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जब अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए 9 विधायक उनसे मिलने पहुंचे तो यूपी में चुनावी राजनीति चरमराने लगी। अखिलेश यादव ने सीधे लफ्जों में कहा कि जो भी पार्टी से जुड़ना चाहेगा उसका
हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।